Plasma membrane pump site for ATPase, ion carrier, channels and pump and receptors. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पंप साइट फॉर एटीपीएस के बारे में बताया था। आज स्टार्ट करेंगे आयन कैरियर्स। ये पंप के बारे में मैंने बताया था, जो कि जो आयन पंप होते हैं जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं उसे पंप बोलते हैं, जो कि दो टाइप्स के हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप एंड इलेक्ट्रोजेनिक पंप। इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रोजेनिक पंप जिसमें चार्ज अवेलेबल होता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आयन चैनल के रिगार्डिंग एक एक्सपेरिमेंट है, डोनल्स इक्विलिब्रियम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डोनल इक्विलिब्रियम एक्सपेरिमेंट। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि द एक्यूमुलेशन ऑफ आयन इनसाइड द सेल विदाउट इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर ऑफ द मेटाबॉलिक एनर्जी कैन बी एक्सप्लेन टू सम एक्सटेंट बाय डोनल इक्विलिब्रियम थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आयंस होते हैं सेल के अंदर, वो विदाउट मेटाबॉलिक एनर्जी को यूज किए सेल के अंदर एक्सप्लेन हो जाते हैं या फिर इधर उधर फैल जाते हैं। ठीक है, तो डोनल इक्विलिब्रियम थ्योरी ने क्या बोला कि जो आयन इकट्ठे होते हैं सेल के अंदर, वो सेल के अंदर विदाउट मेटाबॉलिक एनर्जी एक्सपेंडेड हो जाते हैं। According to this theory, there are certain pre-existing ion inside the cell which cannot diffuse outside through membrane. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ ऑलरेडी प्रेजेंट आयन जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर डिफ्यूज नहीं होते, और इस टाइप के आयन जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर डिफ्यूज नहीं होते, ऐसे आयन को इन डिफ्यूजेबल और फिक्स्ड आयन बोलते हैं। ठीक है, तो इन फिक्स्ड आयन किन्हें बोलते हैं? वो आयन जो ऑलरेडी प्लाज्मा सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और आउटसाइड द मेम्ब्रेन डिफ्यूज नहीं होते, उन्हें इनडिफ्यूजेबल या फिक्स्ड आयन बोलते हैं। विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज्ड कार्बोक्सिल और अमीनो ग्रुप। वो किस फॉर्म में हो सकते हैं? या तो वो कार्बोक्सिल फॉर्म में हो सकते हैं या फिर वो अमीन ग्रुप की फॉर्म में हो सकते हैं, प्रोटीन के ग्रुप में हो सकते हैं, या चार्ज्ड ग्रुप ऑफ अदर मैक्रोमोलिक्यूल, या दूसरे जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल है उनकी फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, कहाँ हो सकते हैं? मेम्ब्रेन के अंदर, सेल के अंदर। However, the membrane is permeable both ion and cation of the outer solution. However, जो मेम्ब्रेन होती है एनायन कैटायन के लिए, आउटर सॉल्यूशन के लिए वो परमेएबल होती है। ठीक है, तो डोनल्स एक्सपेरिमेंट ने क्या बोला, इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो आयन प्रेजेंट रहते हैं सेल के अंदर, वो विदाउट एनर्जी यूज किए सेल के चारों तरफ एक्सटेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ आयंस ऑलरेडी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि आउटसाइड द मेम्ब्रेन डिफ्यूज नहीं होते। ठीक है, आउटसाइड द मेम्ब्रेन डिफ्यूज नहीं होते, ऐसे आयन को इनडिफ्यूजेबल या फिक्स आयन कहते हैं, जो कि किस फॉर्म में हो सकते हैं ये इनडिफ्यूजेबल और फिक्स आयन? ये कार्बोक्सिल, अमीन ग्रुप ऑफ प्रोटीन की फॉर्म में हो सकते हैं,
प्रोटीन्स के कार्बोक्सिल ग्रुप में हो सकते हैं, अमीन ग्रुप में हो सकते हैं, या चार्ज्ड ग्रुप भी हो सकते हैं दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स का। ठीक है, जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन परमेएबल होती है एनायन एंड कैटायन के लिए। ठीक है, सपोज देयर आर सर्टेन फिक्स एनायन इन द सेल which is in contact with outer solution containing anion and cation. हम सपोज करते हैं कि अगर जो फिक्स्ड एनायन ऑलरेडी सेल के अंदर प्रेजेंट है, फिक्स्ड एनायन कौन से एनायन, जो कि ऑलरेडी सेल के अंदर आयंस प्रेजेंट है। अगर फिक्स एनायन सेल के अंदर प्रेजेंट है और जब सेल आउटर सॉल्यूशन की कांटेक्ट में आती है, ठीक है, बाहर के सॉल्यूशन की कांटेक्ट में आती है, और जिस सॉल्यूशन में एनायन और कैटायन प्रेजेंट होते हैं, normally equal number of anion cation would have diffused in the cell through the electrical potential to balance each other. तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि जो इक्वल नंबर के एनायन और कैटायन प्रेजेंट होंगे वो सेल के अंदर डिफ्यूज करेंगे। ठीक है, इक्वल अमाउंट में, जितना सेल के अंदर अमाउंट फिक्स्ड आयन का प्रेजेंट है, और अगर उसी फिक्स्ड अमाउंट के साथ सेल बाहर के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आती है, तो जितना अमाउंट उसके सेल के अंदर प्रेजेंट है, इतने ही अमाउंट के साथ बाहर का सॉल्यूशन एंटर करेगा, डिफ्यूज होगा। ये किसके थ्रू होगा, ये होगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के थ्रू। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल टू बैलेंस ईच अदर। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होगा वो अंदर के एनायन को और बाहर के कैटायन को बिल्कुल फिक्स करके रखेगा। ठीक है, बट टू बैलेंस द फिक्स्ड एनायन मोर कैटायन विल डिफ्यूज इनटू द सेल। लेकिन एनायन के कंपैरिजन में जो कैटायन होते हैं, कैटायन, एनायन मतलब एनायन का क्या मीन्स है, कौन बताएगा मुझे? तो जो एनायन है, एनायन के कंपैरिजन में जो कैटायन होंगे वो सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे। दिस इक्विलिब्रियम इज नोन एज डोनल इक्विलिब्रियम। इसी एक्सपेरिमेंट को क्या बोला गया, इसे डोनल इक्विलिब्रियम एक्सपेरिमेंट बोला गया। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर केस देयर वुड बी एन accumulation of cation inside the cell। इस पर्टिकुलर केस में वहां पे अगर कैटायन सेल के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं तो वो क्या चीज शो कर रहा है, वो डोनल इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है। इफ हाउएवर देयर आर फिक्स्ड कैटायन इनसाइड द सेल, the donal equilibrium will result in the accumulation of anion inside the cell। अगर वहां पे सेल के अंदर फिक्स्ड कैटायन प्रेजेंट होते हैं तो इक्विलिब्रियम, जो डोनल का एक्सपेरिमेंट है वो क्या, उसने ये बोला कि सेल के अंदर एनायन जो होंगे वो इकट्ठे होंगे बाहर से। अगर कैटायन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है तो एनायन इतने ही अमाउंट में सेल के अंदर आके प्रेजेंट होगा। तो ये थी जो डोनल इक्विलिब्रियम की थ्योरी थी वो ये थी। इनके अकॉर्डिंग जो सेल के अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं वो विदाउट इन्वॉल्विंग मेटाबॉलिक एनर्जी, बिना किसी मेटाबॉलिक एनर्जी के इन्वॉल्व होते हैं। और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा कि जो सेल के अंदर जो आयंस प्रेजेंट होते हैं वो सेल के बाहर, मेम्ब्रेन के बाहर जाके डिफ्यूज नहीं होते, जिन्हें इंडिफ्यूजेबल या फिक्स आयन कहते हैं। और अगर इसी अमाउंट में, और अगर इसी केस में अगर ये सेल बाहर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आती है, जिस कंडीशन में उसके पास फिक्स अमाउंट एनायन का, तो उस कंडीशन में ये होगा कि बाहर का अमाउंट भी इतना ही लेगी जितना अंदर का उसके पास। नेक्स्ट है सोल्यूट ट्रांसपोर्ट। सोल्यूट ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट अक्रॉस मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल में जब सोल्यूट का ट्रांसपोर्ट होता है, मैंने अभी पहले भी आपको पंप आयन चैनल करियर प्रोटीन के बारे में बताया था, उसी का ये एक पार्ट है।
Mineral salt are absorbed by plant in their ionic form, and so their transport within plants. जो कुछ मिनरल सॉल्ट्स होते हैं प्लांट में जो एब्जॉर्ब होते हैं आयनिक फॉर्म की फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, और इसी टाइप से प्लांट के अंदर मिनरल सॉल्ट का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। सर्टेन सॉल्यूट सच एज शुगर आर हाउएवर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन अनचार्ज्ड स्टेट। ये तो हो गया मिनरल सॉल्ट के बारे में, लेकिन अगर शुगर की बात करते हैं तो शुगर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो अनचार्ज्ड स्टेट में होता है, जहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। अनचार्ज सॉल्यूट के लिए, फॉर अनचार्ज सॉल्यूट देयर मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन डिपेंड्स अपॉन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ केमिकल पोटेंशियल ओनली ऑन टू साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। अनचार्ज्ड सॉल्यूट के लिए जो मेम्ब्रेन के एक्रॉस जो ट्रांसफर करेगा मटेरियल को, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। ग्रेडियंट मतलब क्या? किसी भी चीज को पुश करना, एक ढलान के जैसे, ठीक है। केमिकल मतलब केमिकल, पोटेंशियल मतलब क्षमता, ठीक है। तो अपॉन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ केमिकल पोटेंशियल जो दो टाइप का होगा, एक तो केमिकल पोटेंशियल होगा और एक इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल होगा। एक इलेक्ट्रोलाइट और एक केमिकल। केमिकल मतलब जैसे कैल्शियम हो गया, ये केमिकल हो गया, और इलेक्ट्रो मतलब जिसपे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। पोटेंशियल मतलब क्षमता, ग्रेडियंट मतलब ढकेलने की शक्ति, ठीक है। तो अगर अनचार्ज्ड सॉल्यूट है यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उनका जो मूवमेंट होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ केमिकल पोटेंशियल ओनली ऑन टू साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। बट इन केस ऑफ चार्ज्ड सॉल्यूट, लेकिन अगर चार्ज्ड सॉल्यूट या आयन प्रेजेंट है या इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, द सिचुएशन बिकम डिफरेंट। तो सिचुएशन बिल्कुल अलग हो जाएगी, सिंस चार्ज्ड सॉल्यूट और आयन कैरी इन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करेंगे। देयर मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन डिपेंड्स नॉट ओनली देयर केमिकल पोटेंशियल बट आल्सो ऑन देयर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इस सिचुएशन में जो मूवमेंट होगा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मटेरियल का, वो केवल केमिकल पोटेंशियल के ऊपर ही डिपेंड नहीं करेगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। इन अदर वर्ड्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन डिपेंड्स अपॉन देयर इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होगा तो उस सिचुएशन में हम इसे क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो therefore electrical potential of the cell or its transmembrane potential is very important component of ion transport through the membrane। अगर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन की मैं बात करती हूँ, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट is a gradient of electrochemical potential, usually for an ion that can move across the membrane। Means जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है वो एक टाइप का ऐसा ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट मीन्स ढलान। एक ऐसा ग्रेडियंट है जो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल के लिए यूज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल के लिए यूज होता है जो किसी भी आयन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी भी आयन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार ले जाने के लिए या अक्रॉस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। ग्रेडियंट में दो पार्ट्स हो गए। कौन कौन से दो पार्ट्स हो गए? केमिकल ग्रेडियंट या फिर डिफरेंसेस इन सॉल्यूट कंसंट्रेशन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। एक तो हो गया केमिकल ग्रेडियंट और दूसरा हो गया इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट होगा
तो इलेक्ट्रिकल यानी कि चार्जेबल है, इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, दैट इज द डिफरेंस इन चार्ज अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। और अगर केमिकल है तो डिफरेंस इन द सॉल्यूट कंसंट्रेशन, तो वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि डिफरेंसेस इन द सॉल्यूट कंसंट्रेशन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। तो therefore electrical properties of the cell or its transmembrane potential is very important component of the ion transport through membrane। तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ केमिकल पोटेंशियल जो होता है ये ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले कर रहा है, जो अगर चार्ज्ड मॉलिक्यूल को अक्रॉस द मेम्ब्रेन हमें लेके जाना है तो। ठीक है, in either case the transport of solute across the membrane is called as passive transport। अगर डायरेक्टली पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, पहले मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर शो कर देती हूँ। ये आपके सामने स्ट्रक्चर शो हो रही होगी। इन दिस स्ट्रक्चर आप देख रहे हो एक साइड हाई एक तरफ लो, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, ऊपर हाई है नीचे लो है सेल के अंदर। तो अगर कोई भी सॉल्यूट सिंपल डिफ्यूजन होगा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कोई भी अगर सॉल्यूट इनसाइड सेल जा रहा है विदाउट एनी चैनल प्रोटीन से होते हुए डायरेक्टली जा रहा है, तो उसे बोला गया है सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, ये है सिंपल डिफ्यूजन। अगर ये डायरेक्टली जा रहा है तो एक तो डायरेक्टली जा रहा है, दूसरा चैनल प्रोटीन से होता हुआ जा रहा है। ठीक है, चैनल प्रोटीन से होता हुआ जा रहा है। यहाँ भी किसी भी टाइप के किसी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चैनल प्रोटीन से होता हुआ जा रहा है। तो अगर चैनल प्रोटीन से होता हुआ जाता है तो उसे बोलते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। कौन सा डिफ्यूजन बोलते हैं? फैसिलिटेड। फैसिलिटेड यानी कि फैसिलिटी उसे मिली हुई है। कौन सी फैसिलिटी? करियर प्रोटीन की फैसिलिटी, या करियर प्रोटीन के ऊपर चैनल्स प्रेजेंट होगा, चैनल से होते हुए प्रॉपर चैनल के होते हुए जाएगा, तो वो होगा फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ओके, तो सिंपल डिफ्यूजन जो डायरेक्टली इनसाइड जाता है, और एक जाता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन के साथ यानी कि चैनल प्रोटीन्स के साथ, और दूसरा आता है करियर प्रोटीन के साथ। करियर प्रोटीन मतलब गेट के ऊपर एक प्रोटीन प्रेजेंट रहेगी, वो प्रोटीन इसे कैरी करेगी, जैसे गार्ड खड़े रहते हैं कि चलो हम आपको अंदर तक छोड़ के आते हैं, वैसे ही सेम जो एक करियर प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के गेट पर मिलेगी, वो करियर प्रोटीन उसे कैप्चर करेगी, कैप्चर करके चैनल प्रोटीन से होता हुआ अंदर की साइड फैसिलेट करेगी। ठीक है, तो ये होगा फैसिलेटेड डिफ्यूजन। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट कितने टाइप का हो गया? 2 टाइप्स का। कौन कौन से 2 टाइप्स? नंबर 1 इज सिंपल डिफ्यूजन, नंबर 2 इज फैसिलिटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में आप लोग देख पा रहे हो कोई भी सॉल्यूट है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर है तो वो बिना किसी हर्डल के, बिना किसी प्रॉब्लम के सीधा पेनिट्रेट कर जाता है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो वो होगा सिंपल डिफ्यूजन, जिसे किसी चैनल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, जिसे किसी करियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन की, तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होगा? चैनल प्रोटीन से होता हुआ फैसिलेट हो जाएगा, और दूसरा होगा करियर प्रोटीन से होता हुआ, करियर प्रोटीन सॉल्यूट को कैप्चर करेगी, कैप्चर करके उसे बाइंड अप करेगी, बाइंड अप करके चैनल प्रोटीन्स के साथ अंदर जाती हुई फिर देन बाहर इनसाइड द सेल उसे रिलीज कर देगी। ठीक है, तो ये हुआ फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो ये होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मतलब सारी चीजें बिल्कुल एक्टिव रहेंगी। ओके, वही ट्रांसपोर्ट वही होगा सॉल्यूट का। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है आउटसाइड से इनसाइड। ओके, आउटसाइड से इनसाइड, आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू इनसाइड साइटोसॉल। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इनसाइड से आउटसाइड,
साइटोसोल से आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो भी कोई सॉल्यूट जाके चैनल प्रोटीन से अटैच होगा तो एटीपी से एडीपी प्लस पीआई में कन्वर्ट होगा, देन पंप के थ्रू होता हुआ वो बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट इफ इट इज अलोंग द chemical potential gradient or electrochemical potential gradient। electrochemical potential gradient किसके लिए, for non electrolyte and electrolyte respectively। when solute transport across the membrane occur against the chemical potential gradient or electrochemical potential gradient is called as active transport and require additional input of energy। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में नो रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी एंड इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रिक्वायर्ड ऑफ द एनर्जी। फिर से पढ़ती हूँ मैं इस लाइन को। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। इससे पहले एक और स्लाइड का एक सेंटेंस वहां है, वहां से भी देख लेते हैं। मैं फिर से यहाँ से रिपीट करती हूँ। ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट अक्रॉस मेम्ब्रेन इन प्लांट। mineral salt are absorbed by plant in their ionic form। जो मिनरल सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट में आयनिक फॉर्म की फॉर्म में होता है। सो दे आर ट्रांसपोर्ट विद इन प्लांट्स। सर्टेन सॉल्यूट सच एज शुगर आर हाउएवर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन अनचार्ज्ड स्टेट। लेकिन शुगर जैसे मॉलिक्यूल का अगर ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें किसी भी टाइप का कोई चार्ज नहीं लगता। अनचार्ज के लिए जिसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें नॉन मतलब जो जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है। अनचार्ज फॉर अनचार्ज सॉल्यूट देयर मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन डिपेंड्स अपॉन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कोई चार्ज नहीं लग रहा है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसे अक्रॉस द मेम्ब्रेन जाना है, कैसे जाना है। ठीक है, मतलब ग्रेडियंट ऑफ केमिकल पोटेंशियल ओनली। कौन सा, केवल केमिकल पोटेंशियल, नॉट इलेक्ट्रिकल। इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल से क्या मतलब है, केमिकल पोटेंशियल से मतलब है यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी है। शुगर एक तरीके से केमिकल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ केमिकल पोटेंशियल ओनली on two side of the membrane but in case of charged solute or ion। लेकिन यदि कोई चार्ज सॉल्यूट है यानी कि अगर कोई मिनरल सॉल्ट है तो उनका उसका मिनरल सॉल्ट के केस में क्या होगा, वहां पे चार्ज लगेगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। द सिचुएशन बिकम डिफरेंट, तो वहाँ सिचुएशन बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो सिंस चार्ज सॉल्यूट और आयन कैरी इन इलेक्ट्रिक चार्ज, क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है। Their movement across the membrane depends not only in their chemical potential but also on their electrical potential। chemical potential के साथ साथ electrical potential के ऊपर भी डिपेंड्स रहेगी। In other words, transport of ion across the membrane depends upon their electrochemical potential gradient। दूसरे वे में हम ये कह सकते हैं कि जो आयन का ट्रांसपोर्ट होता है मेम्ब्रेन के अंदर वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, केवल इलेक्ट्रो पोटेंशियल ग्रेडियंट या केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है। okay, therefore electrical potential of cell or its transmembrane potential is very important component of ion transport through membrane। ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। अभी मैंने बताया दो टाइप का होता है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इफ इट इज अलोंग द केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट
for non-electrolyte and electrolyte respectively. When solute transport across the membrane occur against the chemical potential gradient or electrochemical potential gradient is called as active transport. Active transport में requirement of the additional energy. The movement of solute into the cytosol through plasma membrane such as plasma membrane या tonoplast is called as influx. ठीक है, while their exit from cytosol is termed as efflux. फिर से दिखाती हूँ मैं ये वाला डायग्राम. इनफ्लैक्स और इफ्लैक्स, आप ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा आपको. इसमें जहाँ पे सॉल्यूट से सिंपल डिफ्यूजन नीचे हो रहा है, या फिर चैनल प्रोटीन से फैसिलेटेड डिफ्यूजन हो रहा है, या फिर करियर प्रोटीन से फैसिलेटेड डिफ्यूजन हो रहा है, यानी कि सेल से, सेल के बाहर से अगर मटेरियल सेल के अंदर आ रहा है, ठीक है, अगर सेल के बाहर से मटेरियल सेल के अंदर आ रहा है तो वो क्या होगा, इनफ्लैक्स. ठीक है, लेकिन अगर सेल के अंदर से बाहर की साइड जा रहा है तो वो क्या होगा, इफ्लैक्स. So the movement of solute into the cytosol through membranes such as plasma membrane or tonoplast is called as influx, while their exit from cytosol is termed as efflux. In recent year, much work has been done on permeability of cell membrane, especially plasma membrane and tonoplast. Tonoplast किसे बोलते हैं, vacuolar membrane को, and various transmembrane transport. यानी कि proteins have been identified in terms which enhance movement of solute across such membrane. These transporter protein are highly specific with complex structure, and different model have been given by scientists to explain their function. These membrane transporter protein can be grouped in three categories. ठीक है, ध्यान से देखना फिर से इस सेंटेंस को. ये जो ट्रांसपोर्टर मेम्ब्रेन की है, ये तीन कैटेगरीज में है. कौन कौन सी, आयन चैनल, करियर एंड पंप. आयन चैनल, करियर एंड पंप, जिसमें से मैंने पंप आपको करा दिया है, करियर प्रोटीन्स के बारे में बताया था, आयन चैनल्स के बारे में आज बताया जाएगा. ठीक है, ये पूरा डायग्राम है जो एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट को शो कर रहा है. आयन चैनल्स की बात करते हैं. आयन चैनल्स जो होते हैं, आयन चैनल्स आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन विच फंक्शन एज सेलेक्टिव पोर. कैसे काम करती है, सेलेक्टिव पोर की तरह काम करती है. थ्रू विच आयन कैन डिफ्यूज इजीली अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जिससे आयन आसानी से मेम्ब्रेन के पार डिफ्यूज हो सकते हैं. ठीक है, आयन चैनल आर यूजुअली हाईली स्पेसिफिक फॉर वन और लिमिटेड नंबर ऑफ आयन स्पीसीज. आयन चैनल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं एक या लिमिटेड आयन स्पीसीज के लिए. द स्पेसिफिसिटी डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पोर. इनकी जो स्पेसिफिसिटी होती है पोर के साइज के ऊपर निर्भर करती है. एंड डेंसिटी ऑफ सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्ज, और सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्ज की डेंसिटी के ऊपर निर्भर करती है. on its interior lining more than on selective binding of ion. ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन थ्रू चैनल इज ऑलवेज पैसिव. जो आयन का ट्रांसपोर्ट होता है चैनल के थ्रू हमेशा पैसिव ही होता है. अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा तो चैनल के थ्रू अगर आयन का ट्रांसपोर्ट होगा, आप देख रहे हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अंदर से बाहर की तरफ फैसिलिटेड हो रहा है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में बाहर से अंदर की तरफ फैसिलिटेड हो रहा है, जिसमें चैनल प्रोटीन और जिसमें करियर प्रोटीन प्रेजेंट है. द चैनल आर नॉट ओपन ऑल टाइम बट आर गेटेड. जो चैनल्स होते हैं हमेशा ओपन नहीं रहते, वहां पर गेट लगे हुए होते हैं. कैसे गेट होते हैं, इस टाइप के. ठीक है, ये गेट है, ये चैनल प्रोटीन है दोनों साइड. ओके,
चैनल प्रोटीन है, यहाँ पे के आयन है, ये के आयन अगर जाएगा तो गेट, जैसे ही इसके पास सेंसर जाएगा तो सेंसर को बोलेगा कि गेट ओपन करो, कोई सॉल्यूट बाहर आया है, कोई आयन बाहर की साइड आया है, जिससे कि वो गेट ओपन करेगा और वो फैसिलेट होकर अंदर की साइड आ जाएगा। है कि जो आयंस होते हैं वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। आयन चैनल आर यूजुअली हाईली स्पेसिफिक, आयन चैनल बहुत ज्यादा हाईली स्पेसिफिक होते हैं, और किसके लिए स्पेसिफिक होते हैं? एक या लिमिटेड आयन स्पीसीज के लिए स्पेसिफिक होते हैं, और जो इनकी स्पेसिफिसिटी होती है वो पोर के साइज के ऊपर डिपेंड करती है एंड सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज की डेंसिटी के ऊपर निर्भर होती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन थ्रू चैनल इज ऑलवेज पैसिव, जो ट्रांसपोर्ट होता है आयन का चैनल के थ्रू ऑलवेज पैसिव फॉर्म में ही होता है। द चैनल आर नॉट ओपन ऑल द टाइम बट आर गेटेड, चैनल्स हमेशा ओपन नहीं रहते, उनके पास गेट प्रेजेंट होता है, यानी कि गेटेड होते हैं। द गेट ओपन और क्लोज, जो गेट का ओपन होना या क्लोज होना वो रिस्पॉन्स देता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई को दैट इंक्लूड। गेट कब ओपन होगा? गेट जब ओपन होगा जब उसके पास कोई चीज बाहर आके टकराएगी, ठीक है, तब वो ओपन होता है। तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई में क्या क्या इंक्लूड होगा? अगर कोई बाहर का पदार्थ आके टच होता है तो उस गेट में चेंजेस होंगे, वोल्टेज चेंज होगा, लाइट, हार्मोन बाइंडिंग एंड आयन देमसेल्फ, ठीक है। ये 5 काम उसमें, 5 वर्क उसमें होंगे, वोल्टेज का चेंज होना, लाइट का आना एंड हार्मोन बाइंडिंग साइड एंड आयन देमसेल्फ। व्हेन गेट आर ओपन द आयन कैन डिफ्यूज थ्रू द चैनल बट नॉट व्हेन दे आर क्लोज्ड, ठीक है। जब गेट ओपन होता है उसी टाइम पे आयन चैनल के थ्रू डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर गेट बंद है तो आयन चैनल के थ्रू आ ही नहीं सकता, चैनल के थ्रू आयन तभी एंटर करेगा जब गेट ओपन होगा, ठीक है। द चैनल प्रोटीन आर बिलीव्ड टू कंटेन अ सेंसिंग रीजन, और सेंसर, ऐसा माना जाता है कि जो चैनल प्रोटीन्स होती हैं उनके पास सेंसर प्रेजेंट होता है विच रिस्पॉन्ड्स टू द अप्रोप्रिएट स्टिमुलस, जो कि पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स देती हैं बाय चेंजिंग कन्फर्मेशन ऑफ चैनल प्रोटीन ओपनिंग द गेट। जो सेंसर होते हैं वो गेट को ओपन करने के लिए कन्फर्मेशनल चेंज करते हैं। दैट मीन्स चैनल प्रोटीन के पास सेंसर प्रेजेंट होते हैं, जैसे ही कोई स्टिमुलाई आके टकराता है तो वो चैनल प्रोटीन उसके लिए रिस्पॉन्स देंगी। जैसे ही चैनल प्रोटीन की सेंसर ने उन्हें रिस्पॉन्स दिया तो वो गेट को जाके बोलेंगे कि गेट ओपन करो, कुछ है बाहर। तो जैसे ही गेट ओपन होगा तो वहां से जो स्टिमुलस होगा वो डिफ्यूज होकर इनसाइड आ जाएगा, और गेट तब तक ओपन रहेगा जब तक वो डिफ्यूज नहीं हो जाता। जैसे ही डिफ्यूज हो जाएगा तभी वो गेट क्लोज हो जाता है। ये है के आयन के गेट आपको बना हुआ दिख रहा है। के आयन से जैसे ही के आयन जैसे ही गेट की तरफ होते हुए एंटर करेगा चैनल प्रोटीन सिग्नल पास करती है। दोनों साइड चैनल प्रोटीन्स आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। ये चैनल प्रोटीन जैसे ही के आयन पास आता है सेल मेम्ब्रेन के, तो ये चैनल प्रोटीन सेंसर एक्टिवेट करती है। ये सेंसर गेट को ओपन करने का काम करते हैं और गेट में कन्फर्मेशनल चेंजेस लाने का काम करेंगे। वैसे ही जो बाहर का मटेरियल है वो इनसाइड एंटर कर जाएगा और डिफ्यूज हो जाएगा। Because the ion carry a charge and are mobile, their diffusion across the membrane channel stabilize an electric current, ठीक है। तो क्योंकि जो बाहर आयन प्रेजेंट है वो मोबाइल यानी कि इजीली मूवमेंट करने वाला है और मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूज भी हो रहा है, तो उसके पास क्या होगा? एक अपना इलेक्ट्रिक करंट होगा। बिना इलेक्ट्रिक करंट के तो वो मूव कर ही नहीं पाएगा। विच कैन बी डिटेक्टेड बाय स्पेशल टेक्निक, जिसे स्पेशल टेक्निक के थ्रू आइडेंटिफाई किया गया। किसे आइडेंटिफाई किया गया? इलेक्ट्रिकल करंट को आइडेंटिफाई किया गया। इलेक्ट्रिक करंट किसके अंदर प्रेजेंट है? इलेक्ट्रिक करंट उस स्टिमुलाई के अंदर प्रेजेंट है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है।
आयन, उसके पास इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट है। वो इलेक्ट्रिक करंट स्टिमुलाई को क्या काम करने के लिए बोल रहा है? वो इलेक्ट्रिक करंट उसे मूव कर रहा है और सेल के अंदर डिफ्यूज होने के लिए बोल रहा है, ठीक है। लेकिन उसे पहचानेगा कौन? उसे स्पेशल टेक्निक के थ्रू डिटेक्ट किया गया। उस टेक्निक को बोला गया पैच क्लैंप इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। उस टेक्निक का नाम क्या है? पैच क्लैंप इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। That means patch clamp electrophysiology is a special technique which detect the electric current of a stimuli. It is clear? जो पैच क्लैंप इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी टेक्निक है, ये इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने में यूजफुल होती है या रिस्पॉन्सिबल होती है। और इलेक्ट्रिक करंट किसके पास होता है? स्टिमुलाई के पास होता है या आयन के पास होता है। वो आयन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? सेल के बाहर जो अंदर की साइड डिफ्यूज होगा। पैच क्लैंप ने स्टडी किया था, जो साइंटिस्ट थे पैच क्लैंप, उन्होंने स्टडी किया था। स्टडी हैव शोन दैट फॉर अ गिवन आयन सच एज के आयन, उन्होंने स्टडी किया, उनकी स्टडी में ये शो हुआ कि जो के आयन है, अ गिवन मेम्ब्रेन स्टिमुलाई सच एज a given membrane has variety of channel which may open in different voltage range or in response to different stimuli such as K ion and calcium ion concentration, pH, protein, kinase and phosphatase। फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं। पैच क्लैंप की स्टडी से ये शो हुआ कि जो दैट फॉर अ गिवन आयन सच एज के आयन, अ गिवन मेम्ब्रेन स्टिमुलाई, जो के आयन कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन है, पीएच है, प्रोटीन है, काइनेज है एंड फॉस्फेटेज है, इसके लिए पैच क्लैंप ने स्टडी की। ठीक है, किस किस चीज के लिए स्टडी की? के आयन, कैल्शियम आयन, पीएच, प्रोटीन, काइनेज एंड फॉस्फेटेज। ये क्या है? दैट इज द वेराइटी ऑफ चैनल। ठीक है, आयन कैन डिफ्यूज थ्रू एन ओपन चैनल with rapidly as high as 10 की पावर 8 S1। जो आयन चैनल में डिफ्यूज होते थे रेपिडली तरीके से, those channel which allow inward transport of ion are called as inward rectifying। जो आयन ट्रांसपोर्ट करते थे इनसाइड द सेल साइटोसॉल से होता हुआ, उन्हें इनवर्ड रेक्टिफाइंग या इनवर्ड चैनल बोला गया। एंड दोज विच अलाउ आउटवर्ड डिफ्यूजन, और जो बाहर की तरफ डिफ्यूजन कर रहे थे फ्रॉम द साइटोसॉल, उन्हें आउटवर्ड रेक्टिफाइंग या आउटवर्ड चैनल बोला गया। ठीक है, अंडरलाइन कर लेना इस पे। कैल्शियम आयन चैनल आर इनवर्ड रेक्टिफाइंग। कैल्शियम आयन तो इनवर्ड रेक्टिफाइंग करता है, while एनायन चैनल आर ऑलवेज आउटवर्ड। जबकि जो एनायन होते हैं वो बाहर की तरफ मूव करते हैं। फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सच आयन इन रिवर्स डायरेक्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन आर रिक्वायर्ड। तो जो बाहर की तरफ मूव करते हैं उनके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है। के आयन इज एक्सेप्शनल। के आयन एक एक्सेप्शनल है। इट कैन डिफ्यूज इनवर्ड और आउटवर्ड। केवल के आयन ही है जो इनवर्ड और आउटवर्ड मूव कर सकता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन थ्रू चैनल। डिपेंड्स अपॉन मोर नेगेटिव और मोर पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो मोर नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर निर्भर करता है। Many channel protein are inducible, that is they are synthesized by the cell when a particular solute is available for absorption। बहुत सारी जो चैनल प्रोटीन होती हैं वो इंड्यूसेबल होती है। इंड्यूसेबल का मतलब क्या है? वो सिंथेसाइज की जाती हैं सेल के द्वारा जब पर्टिकुलर सॉल्यूट एब्जॉर्प्शन के लिए प्रेजेंट होता है। कुछ स्लो वैक्यूलर चैनल्स भी होते हैं। वैक्यूलर मतलब जो वैक्यूल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सम स्लो वैक्यूलर चैनल्स में बी प्रेजेंट ऑन टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट के अंदर एसवी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एसवी चैनल क्या है? स्लो वैक्यूलर चैनल विच अलाउ डिफ्यूजन ऑफ सम कैटायन एंड ऑल्सो एनायन फ्रॉम वैक्यूल टू साइटोसॉल।
जो वैक्यूल से साइटोसोल में कुछ एनायन और कैटायन को डिफ्यूज करने का काम करते हैं। करियर प्रोटीन की बात करते हैं। करियर्स, दीज ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन डोंट फॉर्म पोर इन मेम्ब्रेन। ये जो करियर्स होते हैं ये पोर नहीं बनाते। मैं पीछे आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ। ये डायग्राम देखो आप, जहाँ पे सॉल्यूट सिंपल डिफ्यूजन हुआ, चैनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन में एक पोर के थ्रू डिफ्यूज हुआ। करियर प्रोटीन में फैसिलेटेड होते हैं, जैसे ही करियर प्रोटीन आके बाइंड अप होगी और वो अंदर डिफ्यूज करेगी, उसके बाद ये अपने आप शेप में नॉर्मल हो जाता है। इसमें कोई पोर जैसी स्ट्रक्चर नहीं बनती। तो these transmembrane transport protein don't form pore in membrane, पोर नहीं बनाता। Instead they selectively bind the solute, इसके कंपैरिजन में वो क्या करता है, बाइंड करता है solute को, to be transported to a specific site on them, और स्पेसिफिक साइट पर ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, करियर प्रोटीन पोर नहीं बनाता, वो केवल सोल्यूट को बाइंड करता है। दिस कॉज कन्फॉर्मेशनल चेंजेस इन करियर प्रोटीन विच एक्सपोज द सोल्यूट टू आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ये इंफॉर्मेशनल चेंजेस क्रिएट करता है, जिससे कि जो सोल्यूट है वो बाइंड अप हो जाता है। ठीक है, after the solute is released from the binding site, carrier protein revert back to its original conformational to pick up fresh solute molecule or ion. जैसे ही solute inside the cytosol release हो जाता है, carrier protein फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है और न्यू आयन को पिकअप करने के लिए रेडी रहता है। Thus, binding and releasing solute through carrier is similar to an enzyme catalyzed reaction. तो करियर का बाइंड करना और छोड़ना कैसे होता है, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के जैसा होता है। Career mediated transport of solute enable transport much wider range of solute. जो career mediated transport होते हैं वो ज़्यादा रेंज में जो होते हैं solute, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ये स्लो होता है, लगभग 10 से 10 की पावर 4 to 10 की पावर 5 के रेंज में होता है, एज कम्पेयर टू चैनल मीडिएटेड सोल्यूट ट्रांसपोर्ट। करियर मीडिएटेड सोल्यूट ट्रांसपोर्ट में भी टू टाइप, करियर मीडिएटेड दो टाइप का है, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो मैं अभी आपको पीछे डायग्राम में बता चुकी हूँ। एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब करियर मीडिएटेड पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट अक्रॉस अलोंग द इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है, जिसमें किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट हैज ऑल्सो बीन कॉल्ड एज फैसिलेटेड डिफ्यूजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट का दूसरा नाम है फैसिलेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, याद कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट, बोथ career mediated passive transport and channel mediated passive transport should come under preview of facilitated diffusion. career mediated passive transport and channel mediated passive transport किस चीज में आते हैं, facilitated diffusion में आते हैं। ठीक है, दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। career mediated active transport of solute take place against the electrochemical potential gradient। अभी मैंने बताया था आपको, जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहां इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट काम करता है। एंड रिक्वायर एडिशनल इनपुट ऑफ एनर्जी, ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। दैट चीफली कम्स फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। जो एनर्जी कहाँ से मिलती है इन्हें, जब एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है वहां से इन्हें एनर्जी मिलती है। इन सच केसेस द करियर प्रोटीन आर ऑल्सो कॉल्ड एज पंप, और उस कंडीशन में इन्हें क्या बोलेंगे, पंप। एटीपीएस आयन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, एपीपीएस के आयन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड एज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पंप के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा और उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बिकॉज दे डायरेक्टली यूटिलाइज एनर्जी फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, तो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आना चाहिए प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बीच में। आज यहीं तक का है।
ये आपकी यूनिट का ये पार्ट कंप्लीट हो गया।